राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज की इस लेक्चर में सीरीज में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे पूरे डिटेल में। कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। तो हमने किडनी के फंक्शन तक सब कुछ डिस्कस कर लिया था और आज के इस लेक्चर से में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि आपको पता होगा कि एक नेफ्रॉन जो है एक किडनी में, पर आपकी दो किडनी, वन पेयर किडनी है, ठीक है। पूरा लोकेशन वगैरह हमने पढ़ा था। इन वन किडनी अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो भी मैं पढ़ाती हूँ उनके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ, वो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को कुछ भी पूछने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, चाहे वो जूलॉजी की क्लासेस हों या बॉटनी की क्लासेस हों, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें। और क्वेश्चन आप कुछ भी पूछने के लिए पूरी तरीके से आप टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे और फिर हमारे इसमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे, कोशिश करने के इसको ख़त्म करने की। ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा तो एक पार्ट में और बना दूंगी, लेकिन पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में, क्योंकि डिटेल स्टडी हमेशा आपको काम करेगी, बेनिफिट देगी, ठीक है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चार्ट छोटा सा है कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन तो आपको पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की, ठीक है। ये नेफ्रॉन जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है और ये दो पार्ट आपको यहाँ दिख रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस, जिसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पाई जाती हैं। देखिए, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की एक बात मैं आपको खास बताऊं कि ये जो होते हैं इसमें आर्टरीज के ये बने होते हैं। देखिए, बेसिकली जो कैपिलरी बनती है वो इस तरीके से आर्टरीज आती हैं और इधर से वेन्स आती हैं, तो इनके कलेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज बनती हैं। लेकिन ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये आर्टरियोल नाम ही है, तो ये कैपिलरीज का नेटवर्क तो होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है। किसका? आर्टरीज का नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आप आगे इसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। और रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें आपके बॉमन्स कैप्सूल पाया जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पाया जाएगा, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। तो इसको सीरीज में दिया। सबसे पहले बॉमन्स कैप्सूल आप देखेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बॉमन्स कैप्सूल देखेंगे। फिर पाया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर पाया जाता है आपका लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दूसरा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर पाया जाता है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और उससे कनेक्टेड होता है कलेक्टिंग डक्ट। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा चार्ट टाइप का है। चार्ट में चीज़ें आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब मैं अगर बात करूँ तो ग्लोमेरुलस जो है, सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? फ्रॉम द डॉर्सल, यहाँ पे बताया गया है कि डॉर्सल अयोर्टा क्या करता है, हमारी बॉडी से जो है, हार्ट से आपकी पूरी बॉडी तक जो ब्लड को पहुंचाने का काम करता है वो अयोर्टा करता है, ठीक है। तो जो डॉर्सल अयोर्टा है, रीनल आर्टरीज, उस एक रीनल आर्टरी, रीनल मतलब किडनी को जाने वाली आर्टरी, इंटर करती है हर किडनी में और छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस में। मान लीजिए डॉर्सल अयोर्टा से निकलेगी और यहाँ पे किडनी है, उसमें एंटर करेगी, छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस में इस तरीके से क्या होगी, ये टूट जाएगी, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल विच फॉर्म ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज का टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा बना देगी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और हर इन ईच नेफ्रॉन ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो ये जो, अगर आप इस कैप्सूल को बनाते हैं, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी, सिंपली धीरे धीरे समझा जाएगा। एक साथ पढ़ के खत्म करके कुछ भी हमें उखाड़ना नहीं है अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये रही आपकी किडनी और इसमें मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बनाऊं बॉमन्स कैप्सूल में, तो इस तरीके से एफरेंट आर्टेरियोल आती हैं, कई सारी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम टफ्ट ऑफ उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं और इससे निकलती है आपकी इफरेंट आर्टेरियोल इस तरीके से। और ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है क्या करेगी, आगे ग्लोमेरुलस से लेकर ब्लड को जाएगी, ठीक है। अभी आप आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इफरेंट आर्टेरियोल्स जो होती हैं वो आपकी जो इफरेंट आर्टेरियोल्स हैव नैरोअर डायमीटर आप सबने आर्टरी वेन के बारे में ब्लड में पढ़ाया गया आपको। तो जो आपकी इफरेंट आर्टेरियोल्स होती हैं उनका जो डायमीटर है, कंपैरिजन अगर करेंगे आप एफरेंट आर्टेरियोल का, तो उनका डायमीटर उनसे क्या होता है, नैरोअर होता है, ठीक।
विच जो क्या करती हैं, ये कम होना एड करती है, सहायता करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। द ब्लड वेसल्स ऑफ ग्लोमेरुलस आर कवर्ड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं ग्लोमेरुलस की, ठीक है, ब्लड वेसल्स इस तरीके से जो ग्लोमेरुलस में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाली जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है वो उसको क्या कहते हैं, एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, वो पाई जाती हैं। और ये 100 से 500 टाइम मोर परमिएबल होती है ब्लड कैपिलरीज के लिए, ठीक है। आपको पता है फिल्टर जहाँ भी होगा वहाँ पे ऐसी टिश्यूज पाई जाती हैं जिनमें परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो। तो ये वाली जो टिश्यूज, ये जो लेयर है एंडोथेलियल सेल जो होती है वो 100 से 500 गुना क्या होती हैं, परमिएबल होती है ब्लड कैपिलरीज के लिए। अब अगर पहला पार्ट हमने समझ लिया कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, अब दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का, रीनल टिब्यूल, ठीक है। रीनल टिब्यूल्स में हम कुछ टिब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रीनल टिब्यूल्स इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिया है कि किस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं इसको मूव कर दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। यहाँ पे आई छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट गई, ये आर्टरी की कैपिलरीज हैं, इनको कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये फिर किडनी को पहुंचाने के लिए क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल में टूट जाती हैं। तो यहाँ पे ये बनता है बॉमेंस कैप्सूल। अभी आगे आप पढ़ेंगे बॉमेंस कैप्सूल और चीज़ों को मिला के हम कुछ और भी नाम देते हैं, उनको आप समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो रीनल टिब्यूल क्या होता है, रीनल टिब्यूल जो होता है वो अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें एंड 20 से 60 म्यूएम तक इसका डायमीटर होता है। बिगिंस, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, बिगिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिगिन विथ अ डबल वॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड बायमेंस कैप्सूल। किससे बिगिन करता है, एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बॉमेन कैप्सूल से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, जो कि आगे जाके पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी बनाता है, ठीक है। तो रीनल टिब्यूल जो होता है 3 सेंटीमीटर लगभग लॉन्ग होगा, जो आपका स्टार्ट होता है बॉमेन कैप्सूल से, फिर आगे जाके आपका प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर वो आगे जाके डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है। मेलपी ग्लोमेरुलस इज इंक्लूड विद इन द बाउमेंस कैप्सूल टू फॉर्म मेलपीगियन बॉडी एंड रीनल कार्पस्कल्स। देखिए, अगर मैं बोलूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेलपीगियन बॉडी किसे कहेंगे, व्हाट इज मेलपीगियन बॉडी, ठीक है। तो मेलपीगियन बॉडी कब कहा जाएगा, जब बॉमेन कैप्सूल, ठीक है, आपका ग्लोमेरुलस जो होगा, जब ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेन्स कैप्सूल होंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मेलपीगियन बॉडी। जब ग्लोमेरुलस जो होगा बॉमेन कैप्सूल के अंदर बंद हो जाएगा तो इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इसे कलेक्टिवली हम कहते हैं मेलपीगियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल्स। अब एक एक करके हम रीनल टिब्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो जो बॉमेन कैप्सूल की वॉल होती है वो क्या होती है, वो 2 लेयर से बनी होती है। अंदर की लेयर को हमेशा, जो अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको विसरल ऑर्गन कहते हैं। जो अंदर की लेयर होती हैं उन्हें हम विसरल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो एक अंदर की लेयर विसरल लेयर और एक बाहर आउटर पैरिटल लेयर से मिलकर बनी होती है। जो इनर या विसरल लेयर होती है वो किसके द्वारा सराउंडेड होती है, वो ग्लोमेरुलस के द्वारा सराउंडेड होती है और स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनी होती है, जिनको कि पोडोसाइट या फूड सेल। आप इसको नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं कि ये रहा बॉमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बॉमेन्स में आधा लिखूंगी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। विसरल लेयर जो इनर लेयर होती है और दूसरी होती है बाहर वाली लेयर या पैरिटल लेयर, ठीक है। तो जो विसरल लेयर है वो ग्लोमेरुलस के सराउंड द ग्लोमेरुलस को सराउंड करती है और स्पेशल टाइप के सेल से बनी होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और इन पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ठीक है, तो ये रहे आपके पोडोसाइट सेल, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया है, ये रहे पोडोसाइट सेल, और इन पोडोसाइट सेल के बीच में ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट पोर और फिल्ट्रेशन स्लिट्स। इनको क्या कहते हैं हम, स्प्लिट पोर या फिल्ट्रेशनल स्लिट कहते हैं, जो कि 25 नैनोमीटर के होते हैं डायमीटर को, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को पास करने में, इसी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, आगे की तरफ पास होता है, ठीक है। अभी तो ये पहली लेयर की बात हुई है, किसकी, जो आपकी विसरल लेयर थी। अब पैरिटल लेयर की बात करें तो पैरिटल लेयर में जो होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है। और स्पेस जो होता है 2 लेयर के बीच में बॉमेन्स कैप्सूल में, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन या कैप्सूलर स्पेस। क्या कहते हैं, ल्यूमेन या कैप्सूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे स्पेस होता है उसे हम आपका ल्यूमेन या कैप्सूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है।
अब बोमेन्स कैप्सूल क्या होती है? बोमेन्स कैप्सूल हैज अ शॉर्ट नैरो नेक। बोमेन्स कैप्सूल क्या होगा? धीरे धीरे इस तरीके से आप देखते हैं शॉर्ट नेक में ये जाती है, ठीक है, जो आगे जाके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क क्या बनाएगी? आपका पीसीटी का फॉर्मेशन करेगी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो मैं आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वहां आप जानेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर इन पीसीटी। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्या होता, कहाँ पे होता है? पीसीटी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगेन मैं बोलूंगी एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर इन पीसीटी। इसी वजह से यहाँ पे कौन सी आपकी जो टिश्यू है उसकी लाइनिंग पाई जाती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हम पढ़ते हैं ना एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल में सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलुमिनार। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होना रहता है। इनके पास ब्रश बॉर्डर, इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाना रहता है, ठीक है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे विच पॉजेस ब्रश बॉर्डर विथ लॉन्ग माइक्रोविलाई। लॉन्ग माइक्रोविलाई पाई जाएंगी, इस तरीके से लॉन्ग माइक्रोविलाई पाई जाएंगी, जो क्या करेगी? इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती हैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सके। जो माइक्रोविलाई है इंक्रीज करेगी इनका सरफेस एरिया, जिसकी वजह से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, ठीक है। ऑल्सो पीसीटी इज सराउंडेड बाई पेरी ट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। देखिए जो पीसीटी होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, पीसीटी जो होता है वो क्या होता है? ये पेरी ट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज से, अगर इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बोमेन्स कैप्सूल है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे इस तरीके से बोमेन्स कैप्सूल है और यहाँ आगे ये पीसीटी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करके बनाना चाहूँ, इस तरीके से एफरेंट और एफरेंट अगर मैं निकाल दूँ तो ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये आगे जो टूट के इसके सराउंडिंग में क्या होती है, इसके साथ साथ में क्या होती है? चलती है, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैविटीज का होती हैं, ठीक है। ये पेरी ट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्रांच फ्रॉम द इफरेंट आर्टेरियोल। ब्रांच किसकी है? इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच है, इन विच द रीअब्जॉर्ब मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फिल्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें नहीं ना फिल्टर कर दी जाती हैं यूरिन के थ्रू, कुछ चीजों को जो जरूरी है उन्हें रीअब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसी के थ्रू इसी कैपिलरीज में ऐसे ये क्या कर ली जाती हैं? रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे भी, इसी के थ्रू क्या कर लेती हैं? ये रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन की भी बातों को भी ऐड कर दिया है। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे क्या होगी? अब देखिए इसी को आप अलग अलग लिख सकते हैं, पीसीटी का अलग हेडिंग बना लीजिए, लूप ऑफ हेनले का अलग हेडिंग बना लीजिए। आप नोट्स बनाना सीखिए, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं आप खुद से, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप समझे रहेंगे, जैसे मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, और नोट्स आप खुद बनाइए, क्योंकि नोट्स जो बच्चा खुद बनाता है उसको उसकी नॉलेज होती है। एक बार आपने वीडियो देखा, दूसरी बार आप नोट्स बनाएंगे, थर्ड बार जब रिवीजन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, अगर मैं इस तरीके से फिर बनाऊं, तो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे क्या होगा? लूप ऑफ हेनले में क्या बनाएगा? हेनलेज लूप, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हेनले ने की थी, इसी वजह से इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। जो क्या होता है? डिसेंडिंग लिम्ब एंड डिस्टल असेंडिंग लिम्ब। एक डिसेंडिंग लिम्ब बनता है और दूसरा एक दूर वाला डिस्टल असेंडिंग लिम्ब बनता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब of Henle's loop has a thick segment having a diameter equal to that of PCT and later than thin segment। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंड कर नीचे घट जा रहा है, फिर ऊपर बढ़ेगा तो असेंडिंग, ये ऊपर वाला क्या होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसका जो डायामीटर है वो किसकी तरह होता है? पीसीटी के, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के ही भी इक्वल होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो पतला हो जाता है, ठीक है। थिक सेगमेंट इसका भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ भी पाई जाती है, लेकिन लेस माइक्रोविलाई पीसीटी के कंपेरिजन में यहाँ पे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका थिन जो नीचे थिन होगा, थिन सेगमेंट जो होता है वहाँ पे स्क्वामस, इसके जो थिक वाले एरिया हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा? क्यूबॉइडल पाया जाएगा। लेकिन थिन वाले एरिया में क्या होते हैं? माइक्रोविलाई, वहाँ पे जो आपका है वो स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार। तो थिक वाले एरिया में और पीसीटी में क्या होता है? कौन सा पाया जाता है? वो क्यूबॉइडल पाया जाता है, और किसके साथ? विथ ब्रश बॉर्डर पाया जाता है उसमें, ठीक है, माइक्रोविलाई पाई जाती है। पीसीटी में माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर ज्यादा पाया जाता है, और वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में थोड़ा कम पाया जाता है। और जो थिन वाला एरिया है उसमें क्या होता है? उसमें आपका स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, हैविंग स्पार्स माइक्रोविलाई एंड फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ
माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। दिस सेगमेंट आपका ये जो सेगमेंट है आगे कर्व होके क्या बनाता है, फिर अगर इस तरीके से ये रहा पीसीटी और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो आगे जाके ये कर्व वाला एरिया जो है क्या बनाता है, असेंडिंग लिम्ब बनाता है, जिसको कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, जो कि प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट, इसकी जो लाइनिंग होती है यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। फिर जहाँ पे क्या होता है, क्यूबॉइडल लाइंड बाय स्क्वामस सेल फॉर पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट मतलब एज पैसिव मूवमेंट हो मॉलिक्यूल का, कि जो भी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए पैसिवली, वहाँ एनर्जी लगाने की जरूरत ना पड़े। कभी भी पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है जहाँ हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही, और एक्टिव मूवमेंट में हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पीस प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट, प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट से बने होते हैं। किसकी लाइनिंग होती है, स्क्वामस सेल की लाइनिंग होती है, कुछ सल्यूट का मूवमेंट होता है, और डिस्टल थिक सेगमेंट जो इसका होगा उसमें क्यूबॉइडल, इसमें भी थिन और थिक सेगमेंट होगा, तो थिक वाले सेगमेंट में क्यूबॉइडल सेल्स और उसके पास माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। और यहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन होता है NaCl का, ये चीज मैं आपको समझाऊंगी। एक्टिव सिक्रीशन NaCl का यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि किस वाले एरिया में एक्टिव सिक्रीशन होता है NaCl का, तो आपको पता होना चाहिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ NaCl। मैं दिखाऊं इसका डायग्राम आपको, इस चार्ट को दिखाने की बात कर रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव सिक्रीशन ऑफ NaCl होता है, यहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन ऑफ किसका हो रहा है, NaCl का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप्स एक्सटेंडेड टू फॉर्म डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल, जो आगे असेंडिंग लूप है वो आगे जाके क्या बनाएगा, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल बनाएगा। अब इसकी लाइनिंग कैसी होती है, इसकी लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, इरेगुलर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और डीप माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। डीसीटी जो है वो आपके मेलपिगियन कॉर्पस्कल्स के कॉर्टिकल रीजन में मेलपिगियन कॉर्पस्कल्स के काफी पास पाया जाता है। कुछ मॉडिफाइड कॉलुमनार सेल भी डीसीटी में पाए जाते हैं मेलपिगियन कॉर्पस्कल्स के पास, जो कि एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल का जो डेंस साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि PCT near the Malpighian corpuscle which are placed near the afferent arteriole and efferent arteriole contained dense cytoplasm। डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं, जो कि सेंसिटिविटी शो करता है सोडियम क्लोराइड के लिए, और उसको कलेक्टिवली इन चीजों को एक साथ क्या कहा जाता है, मैकुला डेंसा। तो कभी कभी पूछ लेता है मैकुला डेंसा सेल आर हाईली सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन द DCT, ठीक है। हाईली सेंसिटिव किसके लिए होते हैं, DCT के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये सब क्वेश्चन वाले एरिया हैं। फिर वो ये टिब्यूल, अभी मैं स्ट्रक्चर भी इसका दिखाती हूँ। ये टिब्यूल DCT जो है, ईच नेफ्रॉन की जो DCT है वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है उसकी लाइनिंग भी स्पेशलाइज्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, जिसमें कुछ माइक्रोविलाई होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स और जिनमें माइक्रोविलाई होंगे वो ऐसे होते हैं। सरफेस एरिया जहां बढ़ाने वाला होता है, बढ़ाने वाले एरिया, तो वहां पे ये माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, यूरिन टू फॉर्म डक्ट ऑफ बर्टिनाई, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है यूनाइट होके डक्ट ऑफ बर्टिनाई, एक मिनट रुक जाइए, डक्ट ऑफ बर्टिनाई बनाता है, ठीक है। और विच रन थ्रू द रीनल पेपिला, जो रीनल पेपिला के थ्रू रन करेगा। अब मैं यहाँ आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, किडनी नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसको दो रीजन में डिवाइड किया गया। ऊपर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, जिसमें आप ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, आपका DCT और देख रहे हैं, जिसमें पूछा जाता है PCT और DCT इस वाले एरिया में पाया जाता है। और नीचे वाला एरिया है मेडुला, मेडुला में आप देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले और आपका कलेक्टिंग डक्ट पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी जो एफरेंट आर्टेरियोल, डॉर्सल एओर्टा से जो आर्टरी आती है वो हर एक किडनी में जाती है, ठीक है, और हर एक किडनी के नेफ्रॉन्स में हो जाएगी। अब नेफ्रॉन को आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती है और क्या बनाती है, कैपिलरी बनाती है। ग्लोमेरुलस और बायोमेंस कैप्सूल को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेलपिगियन बॉडी या रीनल बॉडी कहते हैं, मेलपिगियन बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल फिर से एफरेंट आर्टेरियोल में टूटती है, ठीक है। यहाँ ये एफरेंट आर्टेरियोल फिर क्या होगी, देखिए अब बायोमेंस कैप्सूल मैं समझा दूं पहले आपको। बायोमेंस कैप्सूल बन गया। अब ये क्या बनाएगी, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। बहुत ज़्यादा इसमें कन्वॉल्यूशन मतलब टर्म्स पाए जाते हैं, राउंड पाए जाते हैं, इसी वजह से कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिर ये आगे जाके क्या बनाती है आपका PCT, आगे जाके किस में टूटेगी, आपकी टूटेगी ये आपके
लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में भी आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इस तरीके से डिसेंड करेगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो आगे फिर जाके बनाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इसको कलेक्टिवली लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ठीक, फिर लूप ऑफ हेनले आगे बढ़ के क्या बनाएगी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाएगी, जिसके बारे में हमने पढ़ा क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। और ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जाके आपके कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती है। किसमें, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट, इसमें जाके खुल जाती है। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो पेरीट्यूबुलर कैविटी का नाम हमने पढ़ा था, तो ये जो पीस आपकी इफरेंट आर्टेरियोल है, ये क्या होगी, आगे आके आपका क्या होगी, यहाँ पे इसके अराउंड में सारे जो आपकी कैविटीज हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, उनके अराउंड में आ जाएगी। और ये जो आपकी रीनल वेन है, ठीक है, ये टूट जाती है किसमें, पेरीट्यूबुलर कैविटी में। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है पेरीट्यूबुलर कैविटी, जो क्या करेगी, फिल्ट्रेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए ब्लड ऑक्सीजन हमें क्या करना है, फिल्टर करना है ना, हमें फिल्टर करके चीज़ों अच्छी चीज़ों को ले लेना है और एक्सक्रीशन कराना। तो हम सारी चीज़ों का यहाँ पे किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर, सबका रीअब्जॉर्प्शन होगा। और जो फीकस हम निकालते हैं वो क्या होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, क्योंकि यूरिया का सिक्रीशन करते हैं हम, तो यूरिया क्या होता है, तो वहाँ कम पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हमने ये सभी पढ़ा, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा पानी उसको लगता है, यूरिक एसिड सबसे कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है पेरीट्यूबुलर। अब इसके अराउंड में देखिए कोई भी ऑर्गन, ये कोई आपका ऑर्गन है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन को दे के बॉडी ऑर्गन को CO2 लेता है और बॉडी से निकाल देता है। सेम यहाँ पे भी देखिए आपको इसके अराउंड में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज देखने को मिला, जिसमें से एक है पेरीट्यूबुलर कैविटी। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको नेफ्रॉन, ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स दिखाए गए हैं, और इसके डिटेल को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे अगर मैं बात करूं, इंटायर रीनल ट्यूब्यूल जो होता है, अगर मैं बात करूं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इंटायर रीनल ट्यूब्यूल जो होता है वो कवर्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इंटायर रीनल ट्यूब्यूल आपने देखा एक ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड कवर्ड है, जिसको मैंने अभी दिखाया, जिसको कि ये किससे बनता है, इफरेंट आर्टेरियोल से ही बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराइज माइन्यूट वेसल। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से माइन्यूट वेसल्स निकलती हैं, विच रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप। ये जो लूप ऑफ हेनले है उसी के पैरेलल, सॉरी फॉर दैट, ये मान लीजिए है, और एक एफरेंट आर्टेरियोल से पेरीट्यूबुलर कैविटी से क्या होंगी, निकलेंगी, और इसी के अलोंग में रन करेंगी, यू शेप की होती है, जिनको हम वासा इरेक्टा कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम आप देखें तो वहाँ पे आपको वासा इरेक्टा लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ भी है होपफुली। इस डायग्राम में आई थिंक वासा इरेक्टा का नाम मेंशन नहीं किया है, आगे डायग्राम में देख लेती हूँ, वासा इरेक्टा, अच्छा इसमें मेंशन नहीं किया है। तो ये लूप ऑफ हेनले के ही अलोंग में क्या होती है, रन करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, वासा इरेक्टा कहते हैं। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैविटीज जो हैं आगे ज्वाइन हो जाएंगे, रीनल वेन्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगी, विच जो फर्दर ज्वाइन करके रीनल वेन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपने देखा, ये यहाँ पे रीनल वेन्यूल्स बनाएंगी, जो आगे जाके रीनल वेन का फॉर्मेशन कर ले रही हैं। ठीक है, डायग्राम आपसे आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। ठीक है, तो रीनल कार्पस्कल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारी कहाँ सिचुएटेड होती है, कॉर्टिकल रीजन में, और जबकि हेनलेज लूप इज लोकेटेड इन द मेडुला वाला रीजन। ठीक है, हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल क्या है, वो मेडुला वाले रीजन में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस। अब क्वेश्चन यहाँ से आप देखते चलिए, क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं डिस्कस करा रही हूँ, क्वेश्चन अब आपको पढ़ा दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की मैं बात करूं तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो होता है वो किसका बना होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कंसिस्ट ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जेजी सेल, मैकुला डेंसा एंड लेसिस सेल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जेजीए से। तो ये आपने पढ़ा ऊपर मैकुला डेंसा के बारे में, हमने देखा कि क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इनमें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, मैकुला डेंसा एंड लेसिस सेल पाई जाती हैं। सम ऑफ स्मूथ मसल फाइबर इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल मॉडिफाई टू प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड रेनिन। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, रेनिन। स्पेलिंग आपको याद रखनी है, RENIN। ये रेनिन हार्मोन किससे निकलता है, स्मूथ मसल फाइबर जो एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल को मॉडिफाई करके जो स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, रेनिन। ये रेनिन हार्मोन किडनी से निकलता है। ठीक है, किडनी का ही तो पार्ट है। और एक और हार्मोन होता है रेनिन, जिसकी स्पेलिंग है RENNIN। ठीक है, सॉरी ये हार्मोन है रेनिन,
ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है, स्मॉल इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो मिल्क को पचाने का काम करता है। तो इसके स्पेलिंग में मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन यहीं से पूछता है। ये वाली रेनिन जिसमें एक एन है वो क्या है, हार्मोन है जो कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से सीक्रेट होता है। और दूसरा RENNIN, ये रेनिन क्या है, ये इन्फेंट्स छोटे बच्चों में पाया जाता है जो मिल्क का डाइजेशन करता है, ठीक है। सच रेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर कॉल्ड जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ऐसे रेनिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहलाते हैं। लेसिस सेल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं मैकुला डेंसा और एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टेरियोल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्फ रेगुलेशन ऑफ किडनी में हेल्प करते हैं। जब भी हम अभी आगे किडनी का रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि किडनी के रेगुलेशन में जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो होती हैं वो एपरेटस जो होती है हेल्प करती हैं, ठीक है। तो लेसिस सेल जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीनल ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी एंड सिस्टेमेटिक ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, सिस्टेमिक BP आप पढ़ते हैं ना, सिस्टोल एंड डायस्टोल, उसके रेगुलेशन में और ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो में ये काफ़ी मदद करती हैं। तो ये तो पूरा हमने समझ लिया। रीनल जो नेफ्रॉन है उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ा, ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट पढ़ा टिब्यूल्स के बारे में, रीनल टिब्यूल्स में हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल असेंडिंग लूप ऑफ एनले में असेंडिंग लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले। देन हमने पढ़ा आपका डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, और JGA एपरेटस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखिए, 2 तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताया, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। टोटल नेफ्रॉन का 85% क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, मेजरली कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। जिसका मेजरली कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाएगा उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो मेजरली जक्स्टामेडुलरी रीजन में पाया जाएगा उसे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। रीनल टिब्यूल यहाँ पे मच कॉइल्ड होती है, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगा। लूप ऑफ हेनले क्या होगा, लूप ऑफ हेनले देखिए अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स है, नीचे वाला रीजन आपका हो गया मेडुला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लूप ऑफ हेनले यहाँ नीचे वाले रीजन में पाया जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होगा और बाकी वाला रीजन क्या होगा, ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, काफी होता है, काफी छोटा होता है। एक्सटेंड इनटू मेडुला टू शॉर्ट डिस्टेंस, काफी कम मात्रा में, जनरली ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में डायग्राम से क्वेश्चन पूछता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये क्या होता है, काफी छोटा होता है। वासा इरेक्टा यहाँ पे एब्सेंट होगा। ग्लोमेरुलाई जो है वो आपके कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाएगी, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेनली जो होते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड परफॉर्म करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का काम करते हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें, अबाउट 50% ऑफ टोटल नेफ्रॉन को ये बनाने का काम करता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं लार्जर होते हैं साइड में, ये कहते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे बीच वाले रीजन में ये प्रेजेंट होंगे। अभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ। और इनके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा। वासा इरेक्टा इनके पास पाया जाएगा लूप ऑफ हेनले में। ग्लोमेरुलाई जो है नीचे धंसी होगी काफी इनर कॉर्टेक्स वाले रीजन में। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, सोडियम क्लोराइड के बैलेंस को ये क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है, ऊपर देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन इस साइड वाले को दिखाया है और ये दिखाया जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इस तरीके से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको बीच से, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर वाला, एक मिनट, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यहाँ आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखने को मिल रहा होगा और इस साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमल टिब्यूल और बाकी सारी चीज़ें कॉर्टेक्स में, और लूप ऑफ हेनले यहाँ छोटा सा आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और इस वाले में देखिए लूप ऑफ हेनले काफ़ी बड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ वासा इरेक्टा देखने को मिलेगा, यहाँ वासा इरेक्टा नहीं पाया जाता है। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब वो पढ़ेंगे यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन तक हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए यूरिन के फॉर्मेशन में 3 हम लोग पढ़ते हैं पार्ट में, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा यूरिन फॉर्मेशन में एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे कि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, किडनी से उन सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर लेंगे जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है। अभी हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं और जो वेस्ट
मटेरियल होगा उसी को निकाला जाएगा। सेलेक्टिव, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। 3 पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके इसको समझेंगे। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस of filtration of almost all constitute of the blood plasma except protein into the lumen of Bowman's capsule। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या कहते हैं कि जो Bowman's कैप्सूल है, ठीक है, उससे हम प्लाज्मा प्रोटीन को केवल प्रोटीन को छोड़कर मोस्ट ऑफ चीज़ों को हम क्या करें, Bowman's कैप्सूल के ल्यूमेन में ही फिल्टर कर लें, ठीक है। लिखा है ना, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को हम फिल्टर आउट कर लें केवल और केवल प्रोटीन को छोड़कर, ठीक है। कहाँ पे, ल्यूमेन ऑफ Bowman's कैप्सूल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कुछ चीज़ों का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और कुछ चीज़ें ट्यूब्यूल वाले रीजन यानी कि पीसीटी, डीसीटी, इन सब चीज़ों से क्या होगा, सिक्रीट होंगी, ठीक है। एक एक करके इनको हम समझेंगे। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन में हम यूरिन बनाएंगे, बाकी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको फिल्ट्रेट कर लेंगे और पास आउट करने के लिए यूरिन को निकाल दिया जाएगा, जिसको कि मिल्क न्यूट्रिशन भी कहते हैं। पासिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिल्क न्यूट्रिशन, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन जो है 3 प्रोसेस में दिया आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किया जाता है अकरिंग इन ग्लोमेरुलस में होता है। और ग्लोमेरुलस क्या होता है ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, और इसके फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1100 से 1200 यानी कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड को फिल्टर किया जाता है दोनों किडनी से 1 मिनट में। 1 मिनट की बात हो रही है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ऑफ ब्लड को फिल्टर किया जाता है 1 मिनट में। दैट इज अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड कमिंग आउट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। इसका मतलब आपका हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा समझाने के लिए, इस वर्ड को समझाने के लिए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से जाता है लंग्स को फिल्टर करने के लिए, यहाँ से जाता है बॉडी को, ठीक है, बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे होती है आपके राइट साइड में क्या होती है, राइट साइड में सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जैसा कि हम इस वीडियो में समझ रहे थे कि ये जो ऑन एन एवरेज फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम समझ रहे थे, तो इस फिल्ट्रेशन में ब्लड फिल्टर होता है दोनों किडनी से 1 मिनट में 1100 से 1200 ml में। तो ये 1/5 ब्लड जो आपका, मतलब ये 4 चैम्बर हमने पढ़ा था ना, यहाँ से और यहाँ अगर डिवाइड कर दें, यहाँ से गया लंग्स को और यहाँ से गया बॉडी, तो ये जो वेंट्रिकल से ब्लड जो हो रहा है, वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट, ठीक है। तो ये ब्लड जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, इसका 1/5 होता है जितना ये पंप करता है। तो इसकी पंपिंग के बारे में हमने सर्कुलेशन में पढ़ा है, ठीक। आगे अगर मैं बात करूँ तो ब्लड फ्लो कहाँ होता है, ब्लड जाता है थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, हमने अफरेंट आर्टेरियोल टूट के कैपिलरीज बनाती हैं अंडर प्रेशर। देखिए प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज भी जब मैंने पढ़ा है तो वहाँ मैंने प्रेशर का डिफरेंस बताया था कि आउटसाइड का प्रेशर क्या होता है जब ज़्यादा रहेगा और अंदर का प्रेशर जब कम रहेगा तो ऑक्सीजन अंदर आती है। सेम CO2 बाहर कब जाती है, जब CO2 का कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में 0.03 है और बाहर अंदर में उसका कंसनट्रेशन 40 mmHg है तो वो बाहर जाती है। यहाँ भी प्रेशर का बहुत रोल है। तो ब्लड फ्लो करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से अंडर अ प्रेशर, ठीक। और ये प्रेशर क्या होता है, दिस प्रेशर इज पार्टली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो इफरेंट वाली होगी उसका डायमीटर कम था, किससे, एफरेंट वाली से, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज का डिफरेंस है डायमीटर में, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड की कैपिलरीज में प्रेशर का डिफरेंस आता है जिसकी वजह से फ्लो होता है, ठीक है। तो एंड एफरेंट रीनल आर्टरी, यहाँ पे क्या होगा, इन द डायमीटर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज पतली पतली, उनका डायमीटर बहुत कम होगा कंपैरिजन टू एफरेंट रीनल आर्टेरियोल्स, ठीक है। लेटर बीइंग वाइडर देन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, धीरे धीरे ये वाइडर होंगी एंड पार्टली बाय द नेचुरल आर्टेरियल प्रेशर कॉज्ड बाय पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। फिर नेचुरल एक्टिविटी पंपिंग हार्ट जो होता है उसकी वजह से ये छन जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें इन ग्लोमेरुलर ब्लड, जिसको कि हम ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GBHP कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर ब्लड मतलब किडनी के ब्लड का ब्लड प्रेशर कितना होगा उसको हम ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये आपका 60 mmHg होता है। जैसे हम ब्लड का पढ़ते हैं ना 120/100
सॉरी 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक mmHg में पढ़ते हैं, और काउंट क्या करते हैं वहाँ पे मरकरी का पर यूनिट टाइम जो वो राइज होता है, राइज ऑफ मरकरी पर यूनिट टाइम, ठीक है। वहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर ब्लड का कितना होगा, क्योंकि ब्लड अभी कहाँ है, ब्लड फिल्टरिंग कहाँ हो रही है, ग्लोमेरुलस में हो रही है, तो वो कितना होता है 60 mmHg, ठीक है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीनीशियस कंटेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना होता है जो प्रोटीन के सबस्टांस पाए जाते हैं ब्लड में, तो उसे हम क्या कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP, और ये इक्विवेलेंट होता है 30 mmHg के, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट इन बॉमन कैप्सूल अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन इज 80 mmHg, ठीक है, 18 mmHg। तो जो प्रेशर डाला जाता है, एग्जर्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है फिल्ट्रेट का बॉमन कैप्सूल पे, किसके अगेंस्ट, बॉमन कैप्सूल के अगेंस्ट में, तो वो क्या होता है 18 mmHg होता है। तो यहाँ पे है द प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन द ग्लोमेरुलर ब्लड फॉर अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन, और द प्रेशर दैट प्रमोट्स फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड पर फिल्ट्रेशन के लिए या प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए, उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP कहते हैं, ठीक है, EFP कहते हैं। और EFP को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो EFP क्या होगा, अगर आप GBHP, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर का ब्लड का प्रेशर है उसमें से BCOP एंड CHP को, यानी कि जो आपका BCOP ये है और ये जो CHP है इसको माइनस कर दें, मतलब 16 में से आप -32 -18 कर दें, तो इज इक्वल टू 10 mmHg क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिवली 10% ही 10 mmHg का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लोइंग इन ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैप्सुलर स्पेस बॉमेंस कैप्सूल बाय 4 लेयर्स, ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है ग्लोमेरुलर में, उसको उसकी ब्लड कैपिलरीज जो है उनको सेपरेट किया जाता है, जो स्पेस है उनके बीच में स्पेस के बेसिस पे इसको सेपरेट किया जाता है 4 लेयर में। दैट इज एंडोथीलियल कवरिंग पाई जाती है। एक तो होती है एंडोथीलियल कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, अगर इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो ये है कैपिलरी, चौड़ा हम बना रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें 4 लेयर्स होंगी, जो ये स्पेस है इसमें क्या होंगी 4 लेयर होंगी। कलर में अगर चेंज कर लूं तो अगर पहले लेयर की बात की जाए तो पहला लेयर कह रहा है इंडोथीलियल की कवरिंग इसके ऊपर पाई जाएगी, ठीक है। एपिथेलियम की कवरिंग को हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या कहते हैं एंडोथीलियम की कवरिंग पाई जाएगी, पहला लेयर हो गया। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू आप पढ़ते हैं लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है। विसरल लेयर ऑफ बाउमेंस कैप्सूल का एंड इनर वॉल और विसरल वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। यहाँ क्या हो गया एंडोथीलियल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ विसरल लेयर, नीचे विसरल लेयर है उसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर फिर मैं कलर चेंज करूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन की विसरल लेयर, 3 लेयर हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, और चौथी क्या है बाउमेंस कैप्सूल या इनर वॉल या विसरल वॉल की लेयर, ठीक है। बाउमेन कैप्सूल या इनर वॉल या विसरल वॉल की लेयर, तो ये 4 लेयर में डिवाइडेड होती है। अब ये जो एंडोथेलियल कवरिंग होती है ब्लड वेसल्स की, इसमें क्या होता है फेनेस्ट्रेशन होता है 550 से लेके 100 nm का, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल जो होती है उसको हम पोडोसाइट कहते हैं, पढ़ा भी हमने। विद फिल्ट्रेशन, यहाँ इस तरीके से पोडोसाइट्स थी, इनके बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स आपको देखने को मिल रहे थे, इस तरीके से फिल्ट्रेशन स्लिट्स देखने को मिल रहे थे पोर। इसी वजह से एक्चुअल बैरियर बिटवीन ब्लड एंड कैप्सूलर स्पेस, जो ब्लड है और कैप्सूल का जो स्पेस है उसमें 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं, एक जिसकी वजह से ये परमिएबल होती है स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल के लिए भी, ठीक है। देखिए अब यहाँ मैं समझा रही हूँ और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम आप रीडिंग कर रही हैं, आप बता देती हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने टाइप का होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, उसी के पार्ट आप पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइडल, सब ये सारी बातें आपका बेसिक्स। इसी वजह से अगर आप सारे बच्चे BSc कर रहे हैं तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप 11th और 12th की NCERT जरूर पढ़ा करिए। मैं खुद आपको पढ़ने के लिए इसको पढ़ती हूँ,
एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिए, इतना बेसिक और इतनी अच्छी नॉलेज है उसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, वरना ये आपको पोथा ही लगेगा, ठीक है। फिजियोलॉजी मोस्टली बच्चों को खराब लगती है, लेकिन फिजियोलॉजी खराब होती नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक हमने समझ लिया ये स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल के लिए भी परमिएबल होगी। अब इसका आंसर आप खुद से ढूंढेंगे, अभी तक मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर। यहाँ देखिए बताया गया है, उसी प्रेशर को डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया गया है कि ये है एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे अगर ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GBHP चेक किया जाए तो 60 mmHg होगा, और यहाँ पे दिया है आपका कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर चेक किया जाए तो वो 80 mmHg होता है। ब्लड का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP पर चेक किया जाए तो 32 mmHg, और फिर यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाएगा, वो फिर आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, फिर वहाँ से डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, हमें वो सब नहीं जानना है। तो इससे जो PCT में नेट फिल्ट्रेशन हुआ, क्योंकि अभी तक तो हम केवल एक फिल्ट्रेशन का पहला स्टेज पढ़ रहे हैं कि इससे फिल्ट्रेशन कितना होगा, सॉरी फॉर दैट, कि इससे फिल्ट्रेशन कितना होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाउमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस से कितना होगा, तो वो फिल्ट्रेशन कितना होता है यहाँ पे हमने जोड़ा भी, कितना होता है 10 mmHg, 10 mmHg होता है। बीच में यहाँ कैप्सूलर स्पेस दिखाया गया, ग्लोमेरुलस दिखाया गया है, तो ऐसे होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। और डायग्राम आप जरूर बनाया करिए, डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। और किसी भी आप उससे बिलोंग करते हो, अगर आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाते हैं, डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं, चार्ट के फॉर्म में बनाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाई इनफ फॉर कैरिंग आउट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि इनफ होता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअसली कर सके, ठीक है। तो ब्लड कंपोनेंट स्मॉलर होते हैं स्प्लिट पोर से, ठीक है। ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन, सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है, सब कुछ फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्या नहीं फिल्टर होता है, प्रोटीन इज नॉट फिल्टरिंग इन दिस रीजन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रोटीन नहीं फिल्टर होता, ठीक है। पासेस थ्रू एंडोथेलियल फेनेस्ट्रेशन, एंडोथेलियल फेनेस्ट्रेशन से पास होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फिल्ट्रेशन स्लिट ऑफ पोडोसाइट एंटर्ड इन द ल्यूमेनस ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो एंटर करेंगे उसमें और उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है 15 से 20% ऑफ द वाटर सॉल्यूट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, जिसमें कि यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, वाइटामिन, कीटोन बॉडीज सारे पाए जाते हैं। इसमें लार्ज साइड पार्टिकल लाइक फैट, प्रोटीन, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट्स भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन को छोड़ के, ठीक है। एक हेल्दी अडल्ट जो ह्यूमन है अप्रॉक्सीमेटली 125 ml 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म करता है किडनी पे पर मिनट। यहाँ पे लिखा है ना फॉर्म किडनी पर मिनट, दैट इज 180 लीटर पर डे। 125 ml है तो इनटू क्या करना है आपको 1 पर मिनट, ठीक है। अब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 लीटर जो है लीटर एक दिन में बनता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, अभी आप इसको फिल्टर आउट नहीं करेंगे। अभी तो ये GFR वाले रीजन है जहाँ ग्लोमेरुलस में बना है सिर्फ, अभी आगे जाएगा PCT में छनेगा, लूप में छनेगा, DCT में छनेगा, कलेक्टिंग डक्ट में छनेगा, फिर उसको बाहर पास किया जाता है, ठीक है। तो अभी ये नहीं सोचना कि 180 लीटर हम दिन भर में फिल्टर करते हैं और वो, तो सोच लीजिए आपकी बॉडी कितना काम, किडनी कितना काम कर रही है, 180 लीटर पर डे में ये फिल्टरिंग कर रही है। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। इसी को GFR कहा जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज GFR, ठीक है। रीनल ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR और ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड बाय बॉडी, और ये बॉडी के द्वारा ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड होते हैं। आगे हम रेगुलेशन पढ़ेंगे भी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर कोई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमेरुलर, इंक्रीज ब्लड फ्लो क्या करता है, टेंड टू स्ट्रेच एफरेंट आर्टेरियोल। जो एफरेंट आर्टेरियोल है इस तरीके से आ रही है, इसको स्ट्रेच करता है। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। स्मूथ फाइबर वॉल जो होंगे एफरेंट आर्टेरियोल के, ये इंक्रीज करेंगे पासेज ऑफ कैल्शियम आयन को। तो ये जैसे ही स्ट्रेच होगा इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम आयन का पासेज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो मसल्स का पार्ट है, उसमें कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम आयन को पास करेंगे सार्कोप्लाज्म में, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोप्लाज्म में
उसको पास करेंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन चेक ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेस्कुलर वॉल, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा उसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग वॉल की चेक किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा वेस्कुलर रेजिस्टेंट को, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या हो एंड जीएफआर को हम डाउन कर सके, नॉर्मल कर सके। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मायोजेनिक। जैसे हमारा हार्ट इज मायोजेनिक, उसके पास खुद की नोडल टिश्यू होती है, खुद को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से जीएफआर भी क्या होता है, मायोजेनिक होता है, ऑटो रेगुलेटरी होता है, खुद से खुद को रेगुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि सेल्स जो होती हैं ऑफ जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस की सेल्स जो होती हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस आपने पढ़ा, वो रिलीज करती है रेनिन, ठीक है। रेनिन हमने पढ़ा आगे के रिलीज करती हैं, वो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर कंट्रोल में रहता है। नर्व फाइबर्स में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम होती हैं, वो इनर्वेट करती है ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी को। ये नर्व फाइबर्स जो होंगी ऑन एक्टिवेशन एक्टिवेट जब होंगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो सिग्नल भेजेगा, सिंपैथेटिक नर्वस जब सिग्नल भेजेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रीनल आर्टरीज, ठीक है, जो कि रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एज वेल एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जब ये नर्व कर रही हैं तो इसे हम न्यूरल कंट्रोल कहते हैं। तो हार्ट जो जो किडनी है वो दोनों तरीके से, मायोजेनिकली हमारा हार्ट भी कुछ हद तक न्यूरोजेनिकली रेगुलेटेड होता है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता। यहाँ भी देखिए आपको मायोजेनिक यानी कि हार्ट के द्वारा खुद के द्वारा कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल, न्यूरोजेनिक दोनों तरीके का देखने को मिल रहा है। देन हम समझेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन उससे पहले आप रीएब्जॉर्प्शन समझ लीजिए। अभी आपने एक पार्ट खत्म किया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अभी बस वो खत्म हुआ। इसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से ट्यूबुलर सिक्रीशन, 2 पार्ट अभी बचे हुए हैं, ठीक। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल इसेंशियल सबस्टांस। रीएब्जॉर्प्शन जो हमारी यूजफुल जिन सब्सटेंस को हम फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेस मात्रा में किडनी में पानी चला गया, सोडियम क्लोराइड चला गया, कुछ भी पोटेशियम वगैरह चला गया, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से रीएब्जॉर्ब करा लेंगे। वासा इरेक्टा जो बगल बगल में चल रहा है और जो बगल बगल में कैपिलरीज हैं, उनसे हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीएब्जॉर्ब करा लेंगे। फिल्ट्रेट बाय एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के द्वारा रीनल ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियल सेल हैं उसके द्वारा या तो एक्टिवली या तो पैसिवली, यानी कि या तो ऐसे नॉर्मली ही चला जाएगा या एनर्जी लगाकर हम उसको क्या करेंगे, फिर से रीअब्जॉर्ब करा लेंगे, फिर से पुनः अवशोषित करा लेंगे, रीफिल्टर कर लेंगे। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रीअब्जॉर्प्शन। तो इस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हम यही पढ़ेंगे कि जो जितने ट्यूब्यूल्स अभी तक आपने पढ़े, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, उससे रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है वो 1.5 लीटर मतलब लगभग 1.5 लीटर के आसपास दिन में ये यूरिन पास करता है, ठीक है। 180 लीटर फिल्टर होता है वहाँ पे ग्लोमेरुलस में, पास कितना हो रहा है, 1.5 लीटर यूरिन इन अ डे, ठीक है। तो कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट प्रोड्यूस इन अ डे दैट इज 180 लीटर्स, इट इज एविडेंट दैट नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज टेकन बैक रीअब्सॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी, ठीक। 180 में से 180 लीटर फिल्टर कर रहा है, जिसमें से आपका 1.5 निकल रहा है, दैट मीन्स 99% फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जा रहा है। उसी रीअब्सॉर्प्शन को हम पढ़ेंगे। रीअब्सॉर्प्शन अकर इन ऑल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के हर पार्ट में रीअब्सॉर्प्शन लगेगा। यहाँ पे रीनल जो रीअब्सॉर्प्शन है, जैसे कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बार बार बता चुकी हूँ, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, सबसे होगा। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीअब्सॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब ये है, इसमें जो ये हो रहा है हाईली कॉइल्ड है, लेकिन हम इसको मैं अलग करके बना देती हूँ पीसीटी। इसमें क्या होता है, मेजर साइट होता है रीअब्सॉर्प्शन का, याद रखिएगा हमेशा, मेजर साइट फॉर रीअब्सॉर्प्शन, ऑलमोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है पीसीटी के थ्रू, ठीक है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसकी यहाँ पे क्या पाया जाता है, इस तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है ब्रश बॉर्डर के साथ, ठीक है, जो उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो ग्रेटली इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेस में। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स ऐसा है,
ठीक, उसमें आप सामान रख रहे हैं और कोई बॉक्स इस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर हो गया, तो ये क्या करता है, एरिया को बढ़ा देने का काम करता है। तो ये जो माइक्रोविलाइज ब्रश बॉर्डर सेल्स पाए जाते हैं पीसीटी में, ये एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और इस एरिया के इंक्रीज करने की वजह से ही पीसीटी जो है वो मोस्ट रीएब्जॉर्बिंग एरिया हो जाता है फिल्ट्रेट का। ठीक है, अगर मैं आगे मूव करूं तो फिर से मुझे वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें आर रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। एक्टिवली क्या होती हैं, रीएब्जॉर्ब होती हैं थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड एंड देयर आयनाइंस आर रीएब्जॉर्ब थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ एनर्जी लगेगी, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पाया जाता है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है इतना वाइजली डिजाइन किया गया है कि बायोलॉजी आपको पढ़ के खुशी होनी चाहिए। यू नो अबाउट योर बॉडी, इन इट्स ओनली सब्जेक्ट in which you know about your body, how your body works. So biology is the best subject according to me. ठीक, other anions are reabsorbed through diffusion, और कुछ other anions होंगे वो diffusion के थ्रू चल जाएंगे। वाटर जो मूव करता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है, सॉरी, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस फॉर वाटर डिफ्यूजन। ठीक है, वाटर के डिफ्यूजन के लिए स्पेशल केस है ऑस्मोसिस, इस तरीके से पास हो जाता है। देयर इज अ सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ से देखिए सेलेक्टिवली अब यहाँ से सिक्रीट होगा हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ हाइड्रोजन, अभी तक तो क्या, अगर मैं इसको समझाऊं, हाँ उल्टा बना रहे हैं, ये बाकी मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारी चीजें क्या होंगी, रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, फिर से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी और यहाँ से सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, सिक्रीट करता है ये किस चीज को, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो ये सिक्रीट करेगा जैसे कि पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन को, किसको, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन को सिक्रीट करेगा। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है, उसको सिक्रीट करेगा अमोनियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द फिल्ट्रेट विच मेंटेन, और HCO3 का क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करता है, ये इसके पीएच को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करता है, बनाने का काम करता है। सॉरी, अगर मैं इसको हटाऊं, यहाँ से कट करना पड़ेगा, उसको क्या करता है, पीएच को और उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बॉडी के बनाने का काम करता है। ठीक है, आयनिक बैलेंस को बनाने का काम करेगा, जिसकी वजह से आइसोटोनिक फिल्ट्रेट जो है हाउ एवर रिमेन आइसोटोनिक टू ब्लड, आइसोटोनिक रहेगा। आपने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक पढ़ा होगा, इतना तो आपको पता होगा, आइसोटोनिक मतलब न्यूट्रलाइज रहेगा। अब रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लूप ऑफ इनले, देखिए इसका डायग्राम नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसको भी आप समझेंगे, वही रीअब्जॉर्प्शन जो मैं आपको वहाँ पे समझा रही हूँ वही इसी तरीके से होगा। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन अब हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लिम्ब में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब इस तरीके से आती है, ये नियरली इम्परमिएबल होता है, नियरली इम्परमिएबल, एक वर्ड आपको गलत नहीं पढ़ना, सही से पढ़ना। ठीक है, सेगमेंट इज परमिएबल टू वाटर, ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल होगा, ठीक है, वाटर को आने जाने देगा, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, DCT इज इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, दस इट लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो ये वाटर तो खूब ज्यादा लूज करेगा, बट इट मेक्स द फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक एज अ कंसंट्रेशन ऑफ NaCl बिकम्स हाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये NaCl को काफी रीअब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन हाई रहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, और उस वाटर को ही फिल्टर करता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की अगर मैं बात करूं तो फिर से वही बनाना होगा डायग्राम, इम्परमिएबल, ये देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल होता है सोडियम क्लोराइड, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आप पढ़िए, और ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, तो मतलब वहाँ वाटर छन गया खूब ज्यादा, वहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे NaCl यहाँ वाटर को नहीं करने देगा, तो बैलेंस बना के चल रहा है। ठीक है, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिवली या पैसिवली, वर्ड का आपको बहुत ध्यान देना है, एक्टिवली मतलब एनर्जी लगाकर भी, पैसिवली भी ये कर सकता है। द थिन सेगमेंट लूजेस NaCl टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू डिफ्यूजन। अब ये जो थिन सेगमेंट है लूज करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से NaCl को डिफ्यूजन के थ्रू, और थिक सेगमेंट क्या होगा, दो बताए थे मैंने हम, थिक और थिन सेगमेंट उसमें होता है जो ऊपर आपको पढ़ाया गया है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम क्लोराइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और ये क्या करता है, ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करता है। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ NaCl फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक,
और टू ब्लड प्लाज्मा इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे हाइपोटोनिक हो जाएगा। आगे हम बात करें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल। तो डीसीटी परफॉर्म करता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कंडीशन रख के ये काम करता है, ठीक है, सोडियम आयंस एंड वाटर का। ठीक, क्या करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर अलॉन्ग विथ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन HCO3, ठीक है, H2CO3 वाले को, एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। यहाँ पे सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। यहाँ अगर मैं डीसीटी को इस तरीके से बनाने का बात करूँ तो सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और पोटेशियम का, सॉरी हाइड्रोजन और पोटेशियम का, ठीक, जिसकी वजह से पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस बॉडी में मेंटेन रहता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किस पे करता है, डिपेंड करता है एल्डोस्टेरोन। व्हाट इज एल्डोस्टेरोन और एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, एल्डोस्टेरोन पे और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे कि वैक्सीन कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस में ये काम करता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन सोडियम इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, सोडियम को एक्टिवली यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा फिल्ट्रेट से, वेयरएज क्लोराइड को अकम्पनीज इट्स पैसिवली, क्लोराइड को पैसिवली, और बाइकार्बोनेट आल्सो पासेस आउट वैसोप्रेसिन हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। सुनिए, अगर इसी अभी आप एक डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, तो इसी में जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन में कमी हो जाती है और ये फंक्शन अच्छे से नहीं करता है तो हो जाता है इंसान को डायूरेसिस। जब डायूरेसिस हो जाएगा तो उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नॉर्मल डायबिटीज नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो इसकी वजह से होता है, एडीएच की वजह से। तो डायबिटीज मिलाइटस आप पढ़ते हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो वासोप्रेसिन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा वाटर का और अच्छे से बैलेंस मेंटेन रखेगा। अब रीअब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, एक्सटेंड होता है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुलरी रीजन। आप कॉर्टेक्स मेडुला अभी तक तो आप समझ गए होंगे। देयर वॉल्स बिकम परमिएबल एंड अलाउ करती हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वासोप्रेसिन एंड एडीएच। ये भी वासोप्रेसिन और एडीएच के अंदर काम करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, फिल्ट्रेट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। अब यूरिन कैसा निकलेगा, कंसंट्रेटेड। पार्ट ऑफ यूरिया डिफ्यूजेज आउट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कुछ यूरिया का पार्ट डिफ्यूज हो जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, जो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा। हमें दोनों काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, तो ऑस्मोलरिटी भी मेंटेन करनी है। इट मेक्स द मेडुला हाइपर स्टोमेटिक। अभी तक आप तीनों पढ़ चुके हैं, हाइपो, हाइपर और आइसो, ठीक है। तो हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है। इट ऑल्सो मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाई सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। तो सिक्रीशन भी हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ सिक्रीशन भी हो रहा है कुछ चीजों का, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, फेनोमेना ऑफ एक्टिव सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैविटीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, फेनोमेना ऑफ एक्टिव सिक्रीशन करना मेटाबॉलिक वेस्टेज का फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैविटी से, पेरीट्यूबुलर कैविटी जो साइड में मैंने आपको दिखाया था उससे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिल्ट्रेट में डालना, बैलेंस को बताने के लिए क्या कहलाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाता है, ठीक। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हमने सेकेंड पार्ट का कंप्लीट किया है, जो कि क्या था आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ डायग्राम में आपको दिखा दूँ इस तरीके से, यहाँ पे ये ऑस्मोलरिटी अभी आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 ऑस्मोलरिटी दिख रही है, 300 ऑस्मोलरिटी, यहाँ पे 1200 ऑस्मोलरिटी, बैलेंस बना के चल रहा है। देखिए अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड को बाहर यहाँ पे निकाल रहा है, तो यहाँ वाटर के पीसीटी वाले रीजन में क्या होता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होगा तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक। ये यहाँ पे बताया है कि कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला किस तरीके से नीचे हो रहा है। ये वासा इरेक्टा है, ठीक है, नेफ्रॉन है। तो इनमें बताया गया कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, यही मैंने आपको डिटेल में बताया है। यहाँ पे एक डायग्राम बताया है और भी कि बॉबेंस कैप्सूल है, यहाँ से देखिए किस तरीके से छन रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, ठीक है। और ड्रग्स एंड पॉइजन को उसमें डाला जा रहा है, ठीक है, कि बाहर निकल जाए। अब यहाँ से वाटर को निकाल रहा है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। ये वाला रीजन क्या है, पीसीटी है। और डीसीटी में जब आता है, यहाँ पे डीसीटी वाले में तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट, कैल्शियम, सॉल्ट एंड वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। फिर यहाँ लूप ऑफ हेनले की बात कीजिए तो वाटर को देखिए बाहर निकाल रहा है, वाटर को खूब अच्छे से बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे रेड वाला बता रहा है रीअब्सॉर्प्शन इन रेड और
ग्रीन वाला बता रहा है कि जिस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है। तो जैसे हमने पढ़ा था पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का डीसीटी में सिक्रीशन होता है, ड्रग्स एंड पॉइजन का इसमें सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को बताया गया है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन में, मेंटेन करता है आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को ये बॉडी फ्लूइड में। तो सिक्रीशन अगर हम प्रॉक्सिमल यहाँ पे बहुत अच्छे से इसमें बताया सिक्रीशन, अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की बात करें तो यहाँ पे किसका सिक्रीशन होता है, एक्टिव सिक्रीशन होता है हिप्यूरिक एसिड का, केराटिन का, पिगमेंट्स का, ड्रग्स का जैसे कि पेनिसिलिन, अकर इन द पीसीटी, अमोनिया, हाइड्रोजन, बाइल साल्ट, ऑक्सैलेट, कैटकोलामाइंस, टॉक्सिन, ये भी सिक्रीट किए जाते हैं। फिर सिक्रीशन लूप ऑफ हेनले की बात करें तो देयर इज नो सिक्रीशन इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिफ्यूजन होता है यूरिया का अकर इन द फिल्ट्रेट इन थिन सेगमेंट, ठीक है। और फिर अगर मैं सिक्रीशन इन डिस्टल ट्यूब्यूल की बात करूँ तो यहाँ पोटेशियम और हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम हाइड्रोजन डायग्राम में भी दिया है। अमोनिया और बाइकार्बोनेट आयन मेनली एक्टिवली सिक्रीट होते हैं फिल्ट्रेट में, ठीक है। स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड, केराटिन या एक्स्ट्रा सॉल्ट भी सिक्रीट होता है। तो इस तरीके से इनमें सिक्रीशन होता है। एक चार्ट भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेफ्रॉन रीजन, उसके रीअब्जॉर्ब कौन कौन से पार्ट हैं और उसमें सिक्रीटेड कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में बताया गया। हाँ, यहाँ तक देखिए पहला वाला एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें आपका पीसीटी एंड हेनले लूप, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ तो मैं सेंड करूँगी ही, लेकिन मैं पढ़ाने के कुछ समय बाद ही पीडीएफ सेंड करती हूँ, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट होता है, तुरंत आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से इनमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। मैकेनिज्म आप भी लगे हाथ समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे आप पढ़ लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कैसे कंसंट्रेट होता है, जो ऑस्मोलैरिटी आप पढ़ रहे थे 300 1200 कैसे कंसंट्रेट होता है। तो द हेनले लूप एंड वासा इरेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। ये दोनों जो हैं, देखिए इधर मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ, इस तरीके से लूप ऑफ हेनले और इसके बगल से यहाँ निकल रहा है वासा इरेक्टा, इस तरीके से जा रहा है। तो ये दोनों क्या करते हैं, काउंटर, मतलब ये इसमें डालेगा और ये इसमें डालेगा, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म करके ये दोनों क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र करना, ठीक है, सांद्र करते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं, लेंथ ऑफ द डेप्थ ऑफ द हेनलेज लूप इंडिकेट दैट यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी, लेंथ कितनी होगी वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि कितना कंसंट्रेटेड निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है इज फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा इरेक्टा। लूप ऑफ हेनले लाइज इन द हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हाइपरटोनिक मेडुलर रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जाता है। और इट डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल ऑफ वाटर, और इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है। देयरफॉर वाटर पासेस आउट ऑफ फिल्ट्रेट, वाटर पास हो जाएगा फिल्ट्रेट से एंड फिल्ट्रेट बिकम कंसंट्रेटेड, और फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। इसीलिए एब्जॉर्प्शन हो रहा था वाटर का वहाँ वाले एरिया में। वाटर इज अनेबल टू डाइल्यूट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अनेबल हो जाएगा, डाइल्यूट नहीं कर पाएगा, उसको पतला नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट कर देगा, गाढ़ा कर देगा। इट एंटर्स द असेंडिंग लिम्ब, और एंटर करेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा इरेक्टा में। और असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो क्या करती है, लूजेज अ लॉट ऑफ NaCl टू मेडुला, और लूज करती है NaCl। सम ऑफ द एक्सेस NaCl इज पिक्ड अप बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा इरेक्टा, और उसको इनेबल कर देगी टेक अवे वाटर इन द असेंडिंग लिम्ब, वाटर को दूर ले जाएगी, ठीक है। NaCl जो होगा पास बैक, फिर से पास बैक हो जाएगा मेडुला में, और कहाँ जाएगा, बाई किसके थ्रू, बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा इरेक्टा से ये फिर से पास हो जाएगा, ठीक है। जो ये काउंटर करंट पैटर्न है फॉर्म होता है बिकॉज द फिल्ट्रेज इन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के रन करते हैं, इसी वजह से बनता है। एंड द ब्लड इन द लिम्स ऑफ वासा इरेक्टा अलाउज फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, और ब्लड का फ्लो भी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए एन इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी अकर टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल, यहाँ पे इंक्रीज कहाँ होता है, टुवर्ड इनर इंटरस्टिशियल। 300 मोल ऑस्मोलैरिटी होती है कॉर्टेक्स में, और यहाँ पे 1200, ऊपर मैंने दिखाया था 300 था, अगर इस तरीके से लंबा आ रहा है तो यहाँ पे 300 था, और इन नीचे इनर मेडुला में क्या हो जाता है, 1200 हो जा रहा है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रॉक्सिमेट पोजिशनिंग बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा इरेक्टा एंड द काउंटर करेंट इनटू देम। जो ये काउंटर करंट, उल्टा ब्लड का फ्लो हो रहा है, एक में इधर से आ रहा है दूसरे में उधर जा रहा है, ठीक है। और इनकी जो पोजिशनिंग है, ठीक है, एक ऊपर कॉर्टेक्स रीजन में है तो नीचे मेडुला रीजन में आ जा रहा है, इसकी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। दिस ग्रेडियंट
इन द ऑस्मोलरिटी फॉर्म द कॉर्टेक्स। यहाँ पे वही बताया गया है कि ये देखिए ये 300 से यहाँ 1200 है, बीच में 600 900 मोलर ऑस्मोलरिटी जो है यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। उसके बारे में काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, तो इनर मेडुला इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, ठीक है। NaCl रीअब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फोसा इरेक्टा एंड देन रिटर्न इनटू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ फोसा इरेक्टा, ठीक है। अगेन कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लोब ऑफ हेनले में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बैक उसको इंटरस्टिशियम में कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे जो होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जो क्या करता है हेल्प करता है अनहाइंडर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अनहाइंडर्ड मूवमेंट कराता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर का, ठीक है। और जिसकी वजह से अलाउइंग द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये अलाउ करता है फिल्ट्रेट क्या हो, कंसंट्रेट हो जाए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, यूरिन जो है वो कंसंट्रेट हो जाए। तो ह्यूमन किडनी के पास एबिलिटी है यूरिन को नियरली 4 टाइम कंसंट्रेशन देन इनिशियल फिल्टर फाउंड, जो तो इनिशियली जो आपने बनाया था 180 लीटर उसको 4 गुना, उस मान लीजिए जो 1.5 लीटर 1% आप निकाल भी रहे हैं वो 4 गुना क्या होता है कंसंट्रेटेड होता है। इतनी बार उसको फिल्टर कर लिया जाता है, हर जगह से रीअब्सॉर्ब करके फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है। होपफुली अभी तक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब मैं सोच रही हूँ छोटा सा वीडियो बना दूंगी जिसमें हम रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे उसमें डिजीज़ किडनी से जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके पहले भी एक लेक्चर पढ़ चुका है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।